नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके अंदर वो उत्तराखंड के पिछले 25 साल के अपने अनुभवों को शेयर कर रहे थे और उसमें उन्होंने काफ़ी सारी नई बातें बोली, जिसके अंदर अगर मैं मुख्य बिंदुओं को अगर मैं ध्यान दूँ तो उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश के समय से जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर ही था, तो पर्वतीय राज्यों के अंदर किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के युवाओं की या कहें उत्तर प्रदेश में भी जो युवा हैं उनकी निर्भरता सरकारी नौकरी को लेकर बहुत अधिक थी। और आज भी जब उत्तराखंड अलग हुआ तो पिछले 25 वर्षों से वो जो सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भरता है वो लगातार बढ़ती चली गई। यहाँ पे एक मौका था, उन्होंने कहा यहाँ पे एक मौका था कि हम स्वरोजगार की तरफ एक शिफ्ट ला सकते थे, एक बढ़ावा दे सकते थे कि वहाँ से एक शिफ्ट लाते और सरकारी नौकरी की तरफ निर्भरता को कम किया जाता और एक स्वरोजगार की तरफ शिफ्ट को बढ़ाया जाता। लेकिन आप कह सकते हैं पिछले 25 वर्षों में इस तरफ जो है स्वरोजगार की तरफ जो है वो निर्भरता को बढ़ाने के लिए और सरकारी नौकरी पर निर्भरता को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास जो हैं वो नहीं किए गए। और आज आप देख सकते हैं कि जो बेरोज़गारी है वो उत्तराखंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा चरम पर है। सरकारी नौकरी के अंदर निर्भरता जो है वो बहुत हद तक आज भी जारी है और आप कह सकते हैं जो माइंडसेट है युवाओं का सरकारी नौकरी की तरफ वो अभी भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है। और इसके अलावा मैं ये बात कह दूँ, उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों में आउटसोर्सिंग के ज़रिए, बैकडोर के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हुई हैं और लगभग बताया है कि 50,000 का आंकड़ा उन्होंने बताया कि 50,000 बैकडोर के ज़रिए सरकारी विभाग हैं उनमें बिना किसी विज्ञप्ति के अपॉइंटमेंट दी गई है और उसमें लगातार प्रमोशन भी किए गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें बैकडोर के ज़रिए से होती आ रही हैं उत्तराखंड के अंदर, ये काफ़ी बड़े खुलासे हैं और मैं कह सकता हूँ कि ये सारी अगर सीधी विज्ञप्ति के द्वारा इसको खोला जाता तो बेरोज़गारी कुछ हद तक और कम की जा सकती थी। ये जो आप कह सकते हैं कि पिछले 25 सालों में ये जो 50,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और उसमें प्रमोशन भी जो लगातार होते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से सरकारी नौकरी जो है वो लगातार कम देखने को मिली है। आप प्रवक्ता की भर्ती देख लीजिए, 613 पदों पर भर्ती आज देखने को मिलती है। पहले के समय में आपको 1200 पदों पर भर्ती देखने को मिलती थी। आज उसमें निर्भरता जो है वो क्या बोलते हैं, बेरोज़गारों की निर्भरता तो बड़ी है लेकिन भर्तियां जो हैं वो लगातार कम भी है। बशर्ते मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि देखिए आप कह सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 9 से 10 लाख लोग ने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर किया है खुद को। आप कह सकते हैं वो सब अनएम्प्लॉयड ही है और लगभग सरकार ने 3 साल में 18,000 जो हैं वो सरकारी नौकरियाँ जो हैं वो दी हैं। अगर हम इसी आंकड़े को लेके चले तो लगभग 5 साल में सरकार जो है 30,000 बच्चों को रोज़गार देने में कामयाब रहेगी सरकारी नौकरी के अंदर, जो कि काबिले तारीफ़ भी है। क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 साल में 30,000 नौकरी देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या उसकी वजह से 9 लाख से ज़्यादा बच्चे या 10 लाख के आसपास जो बच्चे हैं उन सब की नौकरी लग पाएगी? 30,000 अगर 9 लाख में से 30,000 अगर हम घटा देते हैं या 10 लाख में से हम लगभग, अब 10 लाख तो हो ही गया होगा, 10 लाख में से अगर हम 30,000 घटा देते हैं तो 8,70,000 बच्चे जो बेरोज़गार रहेंगे, जो सरकारी नौकरी पर नहीं लग पाएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या देश जो उत्तराखंड के युवाओं का जो माइंडसेट है वो सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रबल है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर एक जो रुझान है युवाओं का, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। कहीं किसी भर्ती में तो 2 से 3 लाख भी फॉर्म भरे जाते हैं। छोटी सी 1000 पोस्टें भी नहीं होती, 2 से 3 लाख फॉर्म उसमें भरे जा रहे हैं। तो सीधी बात है, सरकारी नौकरी के अंदर जो माइंडसेट है युवाओं का वो भी इसका एक ज़िम्मेदार हो सकता है और कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। और ना केवल शिफ्ट करने की ज़रूरत है बल्कि उस पर काम करने की ज़रूरत भी है कि स्वरोजगार की तरफ भी थोड़ा सा रुझान जो है वो डाला जाए। अब आप मेरा एक उदाहरण दे सकते हैं कि हम भी अब धीरे धीरे करके स्वरोजगार की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी बहुत प्रयत्न किए, हमारे फेलियर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम इसके माध्यम से
हमने कोशिशें नहीं करी, स्वरोजगार की हमने कई कोशिशें करी, हम फेल भी हुए हैं। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल नहीं है कि मैं पहली बार यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे कई यूट्यूब चैनल हो गए, उनमें मेरे कुछ अच्छे बिंदु रहे, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी, पॉजिटिव चीज़ें सीखी। और आज आप कह सकते हैं उन यूट्यूब चैनल्स में मैं कह सकता हूँ कि मेरी क्रिएटिव स्किल्स जो है इस चैनल से कहीं ज़्यादा थी, कहीं ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो उन चैनल्स के अंदर मेरी जो थंबनेल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती थी बजाय कि मैं इस वाले में बनाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस पर मेरे पास समय कम होता है, इसीलिए क्योंकि मैं दूसरा रोज़गार भी कर रहा हूँ, जॉब कहीं और भी कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, तो टाइम मेरे को बहुत कम मिल पाता है। तो वो क्रिएटिव स्किल में क्योंकि समय लगता है, उसको क्रिएट करने में समय लगता है, इसीलिए मैं अपनी पूरी तरीके से क्रिएटिविटी को इस चैनल के अंदर नहीं दिखा पाता। तो मैं भी चाहता हूँ आने वाले टाइम में क्या बोलते हैं दूसरी जो चीज़ें हैं उनको मैं समय दे पाऊँ और उसको अपनी क्रिएटिवनेस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें दिखा पाऊँ, बशर्ते मेरी जो दूसरी जॉब्स को लेकर निर्भरता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब हम मल्टीपल जॉब्स करने वाले लोग हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक जॉब से तो हमारा काम चल नहीं रहा है, तो हमें और भी चीज़ें इसमें करनी पड़ रही हैं और मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत रहूँगा। मेरा भी स्वरोजगार की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है और मैं लगातार पिछले 4 वर्षों से, मैं आपको बता दूँ, काउंसलिंग के ज़रिए मैंने कोशिश करी, कई चीज़ें मैंने अपने आप से ट्राई करी, प्रोजेक्ट्स को शुरू किया, प्रोजेक्ट्स विफल भी रहे इसके अंदर, लेकिन मैं एक बार फिर से उन प्रोजेक्ट्स को फिर से क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ आज की डेट में। और आप मेरे को देख सकते हैं कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हुए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कल मैं कुछ और कर रहा था, 2 साल पहले मैं कुछ और कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने ट्राई करने के बाद एक बैलेंस लाने की कोशिश करें और उसमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमने सीखी है उसके ज़रिए मेरी कोशिश है कि हम खुद को एक सही जगह पर रख पाएँ और स्वरोजगार की तरफ भी एक रुझान युवाओं का पैदा कर पाएँ। ये मेरी पूरी कोशिश है और 4 वर्षों से मैं इसी में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरे को ये चीज़ ज़रूर दिखी है कि यहाँ के युवाओं की मानसिकता जो है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर है, बहुत ज़्यादा बल है उनकी तरफ, क्योंकि उनको लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद सरकारी नौकरी एक ऐसा सिक्योरिटी का साधन है जिसमें आर्थिक सुरक्षा होती है और उनको उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपने दायरे से बाहर रह के काम करना, यानी कि अपने जो आपका कंफर्ट जोन है उससे बाहर जाके कार्य करना, हर कोई उसकी हिम्मत नहीं कर पाता है। कह सकते हैं कि अब जब आपका कंफर्ट जोन है, जब आप उसको छोड़ते हो और उसके बाहर जाके आप काम करने की कोशिश करते हो तो आप फेल भी होते हो, तो वो डर रहता है अंदर। तो इसी वजह से उसके लिए प्रयास युवा लोग जो हैं वो प्रयास नहीं करते और सरकारी नौकरी की तैयारी जो है वो अधिकतर करते रहते हैं। आपका क्या मानना है, आप सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, मेरा ये सवाल रहेगा कि आप किस वजह से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? ये मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, और क्लियर अपने सच्चे दिल से जो आपके अंदर उत्तर आ रहा है उसको ज़रूर लिखिएगा कि मैं इस वजह से सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। मैं चाहे इस नौकरी की तैयारी करता हूँ, चाहे इस नौकरी की तैयारी करता हूँ, मैं इस तरीके से करता हूँ। इसके अलावा श्री जुगरान जी ने उस वीडियो के अंदर आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया। आउटसोर्सिंग के ज़रिए 50,000 जो भर्तियाँ हुई हैं उसको लेकर एक क्रिटिसिज्म किया। तो आज चलिए देखते हैं, उनके बयान को सुन लेते हैं और उन्होंने उस वीडियो के अंदर क्या क्या बातें कही हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर पे भी कई काम जो है वो बहुत लंबे समय तक डिले होते चला। कि सरकारी नौकरी को लेकर श्री रविंद्र जुगरान जी ने क्या कहा है। नमस्कार मित्रों, आज यूं ही मुझे यकायक याद आया कि राज्य गठन के बाद से आज 25 वर्ष हो गए हैं और ये राज्य गठन से पूर्व भी उत्तराखंड के जो पर्वतीय यानी उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र थे उस जमाने में भी रोजगार का मुख्य साधन सरकारी नौकरियां ही था और सरकारी नौकरियों पे निर्भरता यूपी के जमाने में भी थी और 9 नवंबर 2000 से लेके आज 2025 तक भी है। हमने इन 25 वर्षों में ऐसे कोई माहौल नहीं बनाया, कोई योजना नहीं बनाई, कोई दूरदृष्टता नहीं दिखाई कि सरकारी नौकरियों पे निर्भरता समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो। अंततोगत्वा इन 25 वर्षों में राज्य निर्माण के बाद से ही निर्भरता सारी सरकारी नौकरियों। अब सरकारी नौकरियां तो मान लीजिए
5 वर्ष में ही अगर निकाले तो मान लीजिए 30,000 ही होंगी, लेकिन कतार में खड़े नौजवान जो हैं वो 10 लाख होंगे। नौकरी तो अगर 25,000 है तो 25,000 को ही मिलेगी। शेष 9,75,000 जो कतार में खड़े हैं वो तो मायूस होंगे ही होंगे। और वो भी नौकरियों में जब विज्ञप्ति निकलती है तो हमने देखा राज्य गठन के बाद विज्ञप्ति निकलने से ज्वाइनिंग तक का जो मोटा मोटा समय लग रहा है वो लगभग 3.5 कहीं 3.25 और बहुत जल्दी हो जाए तो 3 वर्ष और बहुत अधिक जल्दी हो जाए तो 2.5 वर्ष लग जा रहा है। लेकिन मित्रों, हम उत्तराखंड के जो मेरा बेरोजगारों से शिक्षित प्रशिक्षित और जो इंटर से अब आगे निकल रहे हैं, आप ये देखिए कि राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में लगभग 50,000 नौकरियां इन 25 वर्षों में बैकडोर से, चोर दरवाजे से, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ भी हुई हैं। यानी चोर दरवाजे की नियुक्तियों का मतलब बिना प्रक्रिया के नियुक्ति, बिना विज्ञापन के नियुक्ति। यहां तो होता ही रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि जो नियुक्ति पाने वाले हैं उनको कोई आकाशवाणी होती है और उन गिने चुने लोगों को ही आकाशवाणी से पता चलता है कि फलाने विभाग में भर्ती होनी है, पद रिक्त है। लेकिन मैं इसके लिए अपने बेरोजगार साथियों को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि जो भूखा होता है, भूख से तड़प रहा होता है या प्यासा होता है, पानी से तड़प रहा होता है, उसको तो पानी चाहिए, वो कोई भी लाके दे दे। रोटी चाहिए जो कहीं से भी मिल जाए और कोई भी लाके दे दे। तो ऐसे ही नौकरियों का है, जो हमारे शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार साथी हैं उनको तो रोजगार की आस है। अब वो कैसे मिलती है, कौन देता है, कौन सा दरवाजा है, क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, या बैकडोर एंट्री है, नौजवानों का कोई कसूर नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, बेरोजगार को। तो दोषी कौन? दोषी मैं मानता हूं, अगर अपवाद छोड़ दे तो राज्य की विधायिका, राज्य की ब्यूरोक्रेसी, इवन उत्तराखंड की न्यायपालिका कमोबेश। जरूरी नहीं कि हर आदमी रिट करने कोर्ट जाए और कोर्ट में ये बताए कि साहब फलानी जगह ये हो रहा है। माननीय न्यायालय को भी, उच्च न्यायालय को भी सब मालूम है कि उत्तराखंड के अंदर 25 वर्षों में क्या हुआ। और दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में चोर दरवाजे की नियुक्तियां, पदोन्नतियां, प्रतिनियुक्तियां ये उत्तराखंड की विधानसभा से ही शुरू हुई, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई और ये लंबे अरसे तक ये चलता रहा। यही नहीं थमा। हमारे जितने ट्राइब्यूनल्स हैं, पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल से लेके प्राधिकरण, लीगल सर्विस ट्राइब्यूनल, जितने ट्राइब्यूनल उत्तराखंड के अंदर हैं, दर्जन भर से ज्यादा होंगे, जिनके चेयरमैन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं। यहां भी धड़ल्ले से बैकडोर, चोर दरवाजे की नियुक्तियां, पदोन्नतियां और डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्तियां, यहां तक भी बात नहीं थमी। हाईकोर्ट के अंदर भी एडवोकेट जनरल का ऑफिस होता है, यहां भी साहब यही सिलसिला चलता रहा। और डायरेक्टरेट्स का और अन्य विभागों के क्या हाल हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसपे ताकत दिखी उसी ने जो है वो ब्यूरोक्रेट हो, जनप्रतिनिधि हो या हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, सब ने ये सब खेला। तो लगभग इन 25 वर्षों में 50,000 जो नियुक्तियां हैं वो बैकडोर की होती रही। प्रथम दिन से ही रवीन जुगरान यानी मैंने हर जगह मोर्चा खोला, लोक आयुक्त के ऑफिस का, ट्रिब्यूनल्स का, इवन विधानसभाओं का भी। लेकिन समर्थन के नाम पर मुझे कहीं से तिनके का भी सहारा नहीं मिला। लेकिन मैं क्योंकि कंटिन्यूअसली निरंतर चिट्ठी पत्री, विरोध करना, सोशल मीडिया पे प्रेस को सर्कुलेट करना, ये सब करता रहा, अंकुश जरूर लगा, अंकुश जरूर लगा। ऐसा नहीं कि बंद हो गया, लेकिन डर और भय तो व्याप्त हुआ। तो ट्राइब्यूनल्स में रोक लगी, फिर हाउस में भी रोक लगी, आपका और जगह भी, डिपार्टमेंट्स में भी रोक लगी, लेकिन पूर्ण रूप से रोक नहीं लग पाई। और यह सिलसिला गाए बगाए अभी भी चोरी छिपे उत्तराखंड में हम देखते हैं होता रहता है। अब हमारे इलेक्टेड मेंबर्स
वो नीचे से लेके ऊपर तक के हों, कोई भी हो, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं, एक आध को छोड़ के या 2, 4, 5 को छोड़ के। मेजॉरिटी जो है वो उदासीन है। लेकिन हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया इसका 25 वर्षों में। हाँ, अभी 3-4 वर्षों से हमारे बेरोजगार संगठन इस पर जो है संज्ञान ले रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी मचा रहे हैं, जितनी उनकी शक्ति है उतना काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, क्योंकि हमने वैकल्पिक रोजगार यानी स्वरोजगार का तो वातावरण बनाया नहीं, ना उसकी नीतियां बनाई, ना योजना बनाई, ना उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, ना ही हमने अपने बेरोजगारों को कोई काउंसलिंग करी स्टेट लेवल पर, मंडलों के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, विकासखंडों के लेवल पर या नगर के लेवल पर। तो अंततः तो ये राज्य क्या चोरी के लिए बना है, और वो भी नियुक्तियों में भी चोरियों के लिए बना है। तो इतना ज्यादा उदासीन माहौल रहा, खासकर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से जो रोजगार के अवसर थे उनको न्यून किया गया, और बैकडोर एंट्रीज के साथ साथ बैकडोर प्रमोशंस और बैकडोर डेपुटेशंस ये सब चलता रहा। तो मेरा नौजवानों से, जनप्रतिनिधि तो अपना काम करेंगे, हम उनको ज्यादा सलाह नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षित प्रशिक्षित हैं, यहाँ उन संगठनों से मैं कहता हूं कि जागरूक रहिए, संज्ञान लेते रहिए। हम चट्टान की तरह आपके पीछे और आपके साथ और आपके आगे जहां आप बोलेंगे वहां खड़े रहेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, दुर्भाग्य वश है कि स्टेट में इस तरह का माहौल रहा। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन गाय बगाए सुनने को मिल ही जाता है। हमारी नॉलेज में आता है तो हम भी संज्ञान लेते हैं, हमारे जैसे लोग भी संज्ञान लेते हैं। तो आज ऐसे ही मन किया कि इस स्टेट के अंदर वैकल्पिक स्वरोजगार की इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भी हम आज भी डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे, यानी सरकारी नौकरियों के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उपनल में आप देखिए, उपनल का जो क्रिएशन किया गया था, उपनल जो बनाया गया था, वो इस माइंडसेट से बनाया गया था कि उत्तराखंड के अंदर हर वर्ष जो है सैकड़ों फौजी, हजारों फौजी रिटायर होके आते हैं। वो सिपाही से लेकर और ब्रिगेडियर, कर्नल, उनसे नीचे मेजर, और फिर मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक। हमने उपनल इसलिए बनाया था कि हमारे एक्स सर्विसमैन को रिटायरमेंट के बाद उसमें एब्जॉर्ब किया सके, उनको नौकरियां जा सके, नौकरी दी जा सके। लेकिन उपनल में भी पिछले 2006, 8, 7 के बाद खासकर सब सिविलियंस की ही नौकरी लगने लगी, और वो भी चोर दरवाजे से। आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉयमेंट न देकर, ना एक्स सर्विसमैन को डिपेंडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट न देकर, सिविलियंस को वो भी जुगाड़ से, पीछे से, चोरी से, दाएं बाएं के रास्तों से, यानी कि फेयर सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी का कहीं कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दी। वो भी सब बैकडोर एंट्रीज हुई। तो हमने इन 25 वर्षों में लगभग 50,000 जो हमारे शिक्षित, प्रशिक्षित, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्रिलियंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हमने अनएम्प्लॉयड्स को वंचित किया। और उनके वंचित होने के कारण हम देखते हैं कि सिस्टम में, विधानसभा के अंदर या और जगह भी, जो जानकार लोग नहीं है वो आते हैं। किसी को टाइपिंग नहीं आ रही है, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है, किसी को व्याकरण में गलतियां हो रही है, कोई साहब दूसरे प्रकार की गलती कर रहा है, कोई विषय ही नहीं समझ रहा है। तो उसके कारण इतना डिरेल होती है चीजें कि कभी कभी कैबिनेट से पास हो जाती है, क्या कहते हैं, कैबिनेट से पास हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जियो निर्गत करने में इतना समय लग जाता है। हाउस में जाता है तो वैट होने में इतनी कमियां, 4-4, 5-5 बार जो है कमियों के सुधार के लिए वापस फाइल भेजनी पड़ती है। तो मेरा नौजवानों से आग्रह है कि भैया मजबूती के साथ खड़े रहिए, विचार करिए, संगठित रहिए, सोचते रहिए, एक्शन मोड में भी रहिए, और सब जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक शांतिपूर्वक आक्रोश दिखाइए, लेकिन शांतिपूर्वक। सौभाग्य से अभी कुछ ठंडे पड़े हैं बैकडोर एंट्रीज के मामले, लेकिन गाय बगाए नॉलेज में आ जाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ आपने श्री रविंद्र जुगरान जी का वो वीडियो देख लिया होगा, उनके सजेशन देख लिए होंगे,
और देखिए उसके अंदर एक युवाओं को एक संदेश देने की भी कोशिश करी है उन्होंने, और बताया भी है कि पिछले 4 साल से जो हमारे युवा हैं कि वो लगातार इसमें अग्रसर हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 साल से युवा जो है वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे मुद्दों को अपने स्तर पर, अपने लेवल पर जितना हो सके वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि वो भी काबिल तारीफ़ कार्य है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे जुगरान जी का ये भी मैसेज था कि युवाओं को लगातार इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और श्री रविंद्र जुगरान जी ने ये भी बात कही कि जब जब युवा इस तरीके के मुद्दे सामने उठाते रहेंगे, सामने चीज़ें लेके आते रहेंगे, वो भी चाहे वो पीछे खड़े हों, चाहे वो साथ में खड़े हों, चाहे वो आगे खड़े हों, उनका इसमें साथ देते रहेंगे। ये भी उन्होंने एक मैसेज किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उत्तराखंड के अंदर की उनको हल करने में श्री रविंद्र जुगरान जी ने जिस प्रकार से बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। आप कह सकते हैं कि 36 साल उन्होंने उत्तराखंड को बहुत बड़े स्तर पे उनकी कई समस्याओं को, ऐसी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जिसके अंदर कई सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही थी, उनको रोकने का प्रयास किया और रोका भी, बहुत हद तक उन चीज़ों को रोका भी, आप कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा हमारे जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर वो युवा जो प्रशिक्षित युवा हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 12th करने के बाद अब तैयारी करने की सोच रहे हैं, और बाकी के युवा जो हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने सीधी बात है, जुगरान जी ने खासकर ये कहा, जब मैं किसी भी जो कार्य गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ जब वो उठा रहे थे, और ना केवल आवाज़ उठाए थे, उसके हल के भी काम कर रहे थे, पीछे से कहीं ना कहीं उनको साथ जो है युवाओं का उसमें नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम युवाओं को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। धरातल में हो सके तो जितना योगदान हम कर सकते हैं उस गलत कार्य को, कह सकते हैं जो गलत कार्य हो रहे हैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए हम योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हमें आगे आना चाहिए, हम युवाओं को आगे आना चाहिए। मेरी सारे उत्तराखंड के युवाओं से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो उसके खिलाफ़ एक विरोध कीजिए, छोटा सा एक शांतिपूर्ण विरोध आप कर सकते हैं, उसके सल्यूशन के लिए भी काम कीजिए कि उसमें क्या सल्यूशन हम ऐसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि वो चीज़ें जो हैं जो गलत हो रही हैं वो ना हो आगे आने वाले टाइम में, और उसको लेकर मेरे ख्याल से युवाओं को आगे आने का प्रयास करना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ रविंद्र जुगरान जी की इस बात से कि कहीं ना कहीं जो आज चीज़ें गलत हो रही हैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, धरातल में आने की ज़रूरत है। केवल सोशल मीडिया में आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आप कहीं पे बातें करें उससे नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि बातें करना ही काफ़ी नहीं है, उसमें जो भी उसके समाधान के लिए जो भी किया जा सकता है, उसको उस बुरे काम को समाप्त करने के लिए जो भी किया जा सकता है उसमें खड़े होने की ज़रूरत है, उसमें धरातल में काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि प्रदेश का युवा जो है वो ज़रूर जागेगा और उसमें कार्य करने का प्रयास भी करेगा। और इस लड़ाई में देखिए जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर कोई उठ के वहाँ पे आवाज़ उठा रहा है, आपको उसका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। श्री रविंद्र जुगरान जी 36 साल से लगातार उत्तराखंड के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए जाने गए हैं, और हमने उनके संघर्ष को देखा है। चाहे प्रवक्ता भर्ती में उन्होंने पिछली बार इंटरव्यू को हटाने का काम किया और एक तरह से पारदर्शी प्रवक्ता भर्ती को कराने का प्रयास किया। इससे पहले कई युवाओं की उन्होंने क्या कह सकते हैं कि डेट बढ़ाने का काम किया। जब युवाओं का एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक्सपायर हो गया था और लास्ट डेट जाने वाली थी, तो उसमें भी उन्होंने डेट बढ़ाने का, युवाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें श्री रविंद्र जुगरान जी ने करी हैं। लेकिन जब बात आती है, जब वो चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए जब बिना विज्ञप्ति के लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है और फिर उसके बाद उनके प्रमोशन होते हैं, जब रविंद्र जुगरान जी उसको रोकने का प्रयास करते हैं, वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं का साथ जो है नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी रहती है। मेरी नज़र में तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है। हमारा कर्तव्य है देश को आगे बढ़ाना, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना, और उसके लिए हमेशा धरातल में हमें तत्पर रहना चाहिए। 15 अगस्त में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, वो दिल से हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हम देश की समस्याओं को हल करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हर एक भारतीय को आगे आने की ज़रूरत है, देश के युवाओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ इससे एक बढ़िया संदेश हमारे उत्तराखंड के युवाओं के पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं
उसके ख़िलाफ़ जो है कहीं ना कहीं सहयोग जो है अब मिलना शुरू होगा। और आगे जाकर कुछ युवा, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो इन चीज़ों में शामिल होके चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इसके हल भी निकाल रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक ऐसी चीज़ को चुना जहाँ पे गलत हो रहा है, वहाँ पे गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। तो उन युवाओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा और बाकी के युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि आपको साथ देने की इसमें ज़रूरत है। हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पे देवों का वास है और कहीं ना कहीं इस देवभूमि को सुंदर रखना हमारा ही काम है, इसकी समस्याओं को हल करना हमारा ही काम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में काफ़ी सारे लोग इससे जुड़ना शुरू करेंगे और समस्याओं को हल करने के लिए और उसके समाधान के लिए भी काम करना शुरू करेंगे। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संस्था आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।